हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, इस रिवीजन वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क एनर्जी। बल्क एनर्जी तो किस तरह का प्रॉब्लम बनता है, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा रिवीजन, कुछ बेसिक थ्योरी आपको बता देता हूँ। जैसे कोई कंटेनर, बेटा अगर कोई कंटेनर है, सपोज़ कोई कंटेनर है और ये कंटेनर अभी फिक्स्ड है या रेस्ट पे कंटेनर है, इसमें कोई आइडियल गैस है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर ये कंटेनर रेस्ट पे है और ये एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं जो कि ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इन मॉलिक्यूल की। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूज मत हो। बहुत सारे बच्चे एवरेज स्पीड समझ लेते हैं एवरेज वेलोसिटी को। तो जो एवरेज वेलोसिटी है मतलब सारी वेलोसिटी वेक्टर्स का एवरेज। ठीक है, एंड सो ऑन। सपोज अगर n मॉलिक्यूल है Vn डिवाइड बाई n, तो किसी भी ब्राउनियन मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। अगर आप ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी m से, तो ये mv1 mv2 mvn भी हो जाएगा और डिवाइड बाई टोटल मास। यू कैन ऑल्सो कॉल इट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कंटेनर रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये काइनेटिक एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी है जो गैस मॉलिक्यूल्स की ग्राउंड के रिलेटिव में कह लें या कंटेनर के रिलेटिव में कह लें, क्योंकि कंटेनर अगर रेस्ट पे है तो कंटेनर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही है। और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू ग्राउंड। ये हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, क्योंकि ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला टर्म, ये होता है 1/2 टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो ये वाला टर्म 0 होगा। यानी इस अगर कंटेनर स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो जो भी गैस मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, फिलहाल जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल वॉटएवर जो भी है, वो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में ही केवल काइनेटिक एनर्जी होगी एंड सेंटर ऑफ मास की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में आप सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस की होती है टोटल, वो F/2 nRT होती है, जहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। आप सब लोग जानते हैं, अगर मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट ना करूँ, जो कि वेरी हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होती हैं, तो मोनोटॉमिक के लिए 3 होती हैं, डाइटॉमिक के लिए 5, ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर के लिए या पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6 होती हैं। ठीक है ना। तो ये अभी इस सिचुएशन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी होगी। बट अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि सेकेंड कंडीशन लूँ कि अगर एक कंटेनर है और वो कंटेनर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, सपोज v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसके अंदर मॉलिक्यूल अभी भी ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा हूँ। इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू कंटेनर, कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो ब्राउनियन मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। ध्यान दें, एवरेज स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। जिसके रिलेटिव में ब्राउनियन मोशन है उसके रिलेटिव में एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। बट अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये v0 आएगी। ठीक है ना। अगर आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे पहले वाले पार्टिकल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, दूसरे वाले की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसे अगर आप बच्चों इस तरह से लिखना चाहें, पहले वाले पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में प्लस सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड के रिलेटिव में, है ना। और इसी तरह के बहुत सारे टर्म आएंगे, तो मैं सिग्मा लगा देता हूँ सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए, थर्ड फोर्थ के लिए, है ना। तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अगर सिग्मा लगा देता हूँ तो मैं 1 2 3 आएगा, तो इसमें मैं ith लिख देता हूँ। ith पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में डिवाइड बाई n। अब अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको देखेंगे तो 2 टर्म हैं,
एक में आएगा v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस v3। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो एज ए जो कंटेनर की वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट टर्म आएगा इसका सिग्मा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, v1 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सपेंड करके ले देता हूँ v2 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन डिवाइड बाई n प्लस इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि i नहीं है आपका, हर एक टर्म इक्वल होगा v सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो n टाइम्स जब इसको लिखोगे तो ये n इंटू वी सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा और n से n कट जाएगा। ये वैल्यू 0 है क्योंकि इट इज़ एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कंटेनर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, ये जो वेलोसिटी है ये कंटेनर के बराबर होगी, दैट इज v0। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस की होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सिस्टम रिलेटिव टू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू ग्राउंड, इतनी होगी बेटा। अब ये काइनेटिक एनर्जी तो इसका फिक्स फॉर्मूला है, क्या होता है 1/2। अब देखिए सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव का मतलब यहाँ पर कंटेनर के रिलेटिव में है और कंटेनर के रिलेटिव में ब्राउनियन मोशन हो रहा है, तो ये वाला टर्म जो बच्चों होता है दैट इज योर इंटरनल एनर्जी F/2 nRT। और ये जो बल्क, पूरा का पूरा बल्क जो पिछले केस में मूव नहीं कर रहा था, ये पूरा अगर ये m किलोग्राम है, टोटल मास m kg है और ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है, तो इसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी, जिसे हम टेक्निकली सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, जो लास्ट केस में 0 थी, दिस इज 1/2 mv0², वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ कंटेनर। तो ये यहाँ पर गैस की काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेटा दो टर्म हैं, ये टर्म तो आपका जो कि थर्मल एनर्जी कह सकते हो, जो कि ब्राउनियन मोशन हो रहा है, थर्मल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। ये जो है ये बल्क के मोशन की वजह से है ना, ड्यू टू मोशन ऑफ बल्क, ड्यू टू मोशन ऑफ बल्क, तो इसे हम लोग बल्क एनर्जी कहते हैं, है ना। दिस टर्म इज कॉल्ड बल्क एनर्जी एंड दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। ओवरऑल है तो ग्राउंड के फ्रेम में से आप टोटल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुम सोचो कि ये टर्म इसमें शामिल या अलग से आएगा कि नहीं आएगा, तो अब ऐसे सोचो कि अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर ले लो, सपोज एक कंटेनर है जिसमें m किलोग्राम गैस फिल करी हुई है, भरी हुई है, और 0 केल्विन कर दिया टेम्परेचर, तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, एक इमेजिन कर लो एक सिचुएशन, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। 0 केल्विन पे ऐसे समझो कि जो थर्मल मोशन होगा मॉलिक्यूल का वो ख़त्म हो जाएगा और हर मॉलिक्यूल एकदम बिल्कुल ऐसे गिर पड़ेगा कंटेनर में, एकदम एक पॉइंट पे जाके ऐसे नीचे सेटल हो जाएंगे सारे मॉलिक्यूल। अगर हम 0 केल्विन पे कंटेनर को किसी v0 वेलोसिटी से मूव करा दें, तो जो मास होगा वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगी बॉडी में, बट चूंकि टेम्परेचर 0 केल्विन है तो कोई मोशन, थर्मल मोशन नहीं होगा मॉलिक्यूल के पास, तो ये वाला टर्म नहीं होगा, बट काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब है कि ये टर्म जो है वो अलग से आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, जैसे आप बल्क एनर्जी कहते हैं हम लोग। इस टर्म को, काइनेटिक एनर्जी को बल्क एनर्जी कहेंगे। इट इज़ नॉट ड्यू टू द motion of Brownian motion of molecule, but it is due to the motion of bulk with respect to ground. अब जैसे कोई प्रॉब्लम बच्चों हमसे बनता है, तो प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, तो प्रॉब्लम हमसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई भी कंटेनर है, अगर उसे हमने सडनली रोक दिया जाए ना, इफ कंटेनर इज सडनली स्टॉप्ड, देन फाइंड आउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का इंक्रीज पूछ लिया जाता है बेटा, है ना। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, जेईई में बन चुका है इस तरह का क्वेश्चन, है ना, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो जब जैसे मूविंग कंटेनर है, आपने सडनली उसको रोक दिया, तो अचानक से जो मॉलिक्यूल होंगे उनका रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा, और अगर आपने रोक दिया तो ये बल्क एनर्जी वाला पार्ट तो 0 हो गया, बट एनर्जी कंजर्वेशन होता है, आप समझते हो, कंजर्वेशन लॉस। अगर एक एनर्जी खत्म हुई तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। तो जब अचानक से कंटेनर को रोक दोगे तो रेट ऑफ कोलिजन जो वॉल के साथ होगा वो मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा, और जो एनर्जी होगी वो अल्टीमेटली हमारे मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स
की जो एनर्जी है उनमें इंक्रीज़ कर जाएगा, या आप कह सकते हो थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसके उस एज ए रिज़ल्ट आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी द बल्क एनर्जी विल इंक्रीज़ द टेम्परेचर, या आप कह सकते हो जो भी बल्क एनर्जी में चेंज हो रहा है या बल्क एनर्जी जो लॉस हुई है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो अगर हम अचानक से रोक देंगे तो बल्क एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस इज़ योर बल्क एनर्जी जो कि ख़त्म हो चुकी है, और ये पूरी की पूरी अगर इंटरनल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो गई है, अगर हम ये मान लें कि कंटेनर ने एब्जॉर्ब नहीं किया इस एनर्जी को, तो F/2 NR डेल्टा टी, दिस इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से बच्चों इस इक्वेशन से हम हमेशा जो है टेम्परेचर का चेंज बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आपका बनता है। एक क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूँगा इस पे। तो एक क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक कंटेनर में एक कंटेनर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मोलर मास जो दिया था वो इन्होंने कैपिटल M दिया था, और इसमें मोनो एटॉमिक गैस फिल कर रखी है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब इस कंटेनर को अचानक से अगर हमने रोक दिया, दिस कंटेनर इज सडनली स्टॉप्ड, वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज कितना होगा अगर इस कंटेनर को सडनली रोक दिया जाए। तो हम बिल्कुल सिंपल कहेंगे कि जो बल्क एनर्जी होगी, जो भी बल्क एनर्जी होगी रोकेंगे जब हम, तो इट विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो बल्क एनर्जी यानी कि हाफ, ये टोटल मास है इनटू वी नॉट स्क्वायर, इट इज़ 3/2 NR डेल्टा टी, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस है, आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो मास को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। कैपिटल M मोलर मास है यहाँ पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो आप। इट इज़ 3/2 NR डेल्टा टी। तो यहाँ N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल M V नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 3R। दिस इज योर आंसर। तो ये एक जेई का क्वेश्चन है बेटा, और इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाइटॉमिक गैस के साथ, या मिक्सचर ऑफ गैसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोज अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रॉब्लम बनाऊँ कि एक कंटेनर है बेटा हमारे पास, और उसमें सपोज मैं कहूँ कि N1 मोल्स मोनो एटॉमिक गैस है और N2 मोल्स डायटॉमिक गैस है, एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। इफ़ दिस कंटेनर इज सडनली स्टॉप्ड, अगर इस कंटेनर को मैं सडनली रोक दूं तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा उस पर देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं इसकी टोटल बल्क एनर्जी लिखूंगा तो 1/2 टोटल मास क्या होगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोलर मास इसका M1 है, पहली गैस का मोलर मास M1 ले लेते हैं, दूसरी गैस का कैपिटल M2 ले लेते हैं, तो N1 M1 प्लस N2 M2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, तो ये टोटल बल्क एनर्जी हो जाएगी। और चूँकि एक ही कंटेनर में दोनों गैसेस हैं, तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हम मान के चलेंगे दोनों का टेम्परेचर सेम होगा और इंक्रीमेंट भी सेम होगा। तो N1 F1 मोनो एटॉमिक है तो F1 की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2 N1 R डेल्टा टी, ये है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस, एंड 5/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगी N2 R डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप मिक्सचर का जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क एनर्जी, ठीक है। इसे बेटा आप हमेशा समझ के रखना, इस पे क्वेश्चन जो है बनते हैं, जेई में बने हुए हैं, ठीक है। ओके।